ओके, कैसे सब ठीक है? लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे थे IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। बैकग्राउंड समझ रहे थे कि कंपनी जब भी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जो उसका पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो ऑटोनॉमस की कर दी जाती है, डिविजन्स बना दी जाती हैं, उनके मैनेजर्स रख दिए जाते हैं और उन यूनिट्स के ऊपर जो बंदा तैनात होता है उसको हम डेलीगेट कर देते हैं कि फैसले खुद ही ले लेना। फैसले की सिग्निफिकेंस हमने ये देखी थी, या तो वो कॉस्ट सेंटर होगा, यानी जो मैनेजर है उसके अख्तियार में सिर्फ और सिर्फ खर्चों के हवाले से फैसला करना होगा, उससे ज्यादा वो फैसले नहीं कर सकता। दूसरा हमने पढ़ा था रेवेन्यू सेंटर के हवाले से, वॉल्यूम कितना बेचना है, क्या प्राइस चार्ज करनी है, रेवेन्यू कमाना उसकी जिम्मेदारी है, खर्चा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर हमने देखा था कि उससे बड़ी स्केल पे आता है प्रॉफिट सेंटर, कि अपने दायरा अख्तियार के अंदर चीज बेचनी कितने में है, कितने यूनिट्स बेचने हैं, खर्चा कितना करना है, किसको कितना रेट देना है, खर्चा भी करना आपकी जिम्मेदारी, रेवेन्यू कमाना भी आपकी जिम्मेदारी, अल्टीमेटली प्रॉफिट करना आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा लेवल होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर का, जिसमें रेवेन्यू भी आपकी जिम्मेदारी है, खर्चा भी आपकी जिम्मेदारी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपकी जिम्मेदारी है, इन्वेस्टमेंट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब ऐसे डिविजन्स या ऐसी कंपनीज जो कि सेगमेंट्स में टूटी हुई हैं, वर्ड हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेगमेंट। ऐसी कंपनीज जो सेगमेंट्स में टूटी हुई हैं, जब उनकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई जाएगी तो यकीनन रेवेन्यू एक ही दिखाया जाएगा, नहीं पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, कौन से सेगमेंट ने कितना खर्चा किया, कौन से सेगमेंट ने कितना प्रॉफिट किया और कौन से सेगमेंट का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो IFRS 8 कहीं भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेसिफाई नहीं करता, यह सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर्स बताता है कि आपने क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, स्कोप ऑफ IFRS 8। Segmental reporting are designed to reveal significant information that might otherwise be hidden by process of presenting a single statement of profit or loss and other comprehensive income and statement of financial position for an entity। वो इंफॉर्मेशन रिवील करना, वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिवील करना जो कि सिंगल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की वजह से हाइड हो जाएगी, हमें उस इंफॉर्मेशन को रिवील करना है। IFRS 8 operating segments requires certain entities to disclose information about each of its operating segments that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engages and the economic environment in which it operates। अच्छा, हमारा मकसद क्या है IFRS 8 का, कि हम ये चाहते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो देखकर अंदाजा लगा लें कि जो कंपनी है उसके जो सेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में है और कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज में है। एक जब कॉन्ग्लोमेरेट हम काउंट करते हैं, कंपनीज एक होती है, पहले एक होती है, ऐसा मुमकिन है कि हम उसकी इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन में एक होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन और एक होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, यानी कंपनी सप्लाई चेन में अगर बाकी कंपनीज को भी टेक ओवर कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर अपने से मिलती जुलती कंपनीज को टेक ओवर कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जिसको हम मर्जर भी कहते हैं या एक्विजिशंस भी कहते हैं। यूं कंपनी बढ़ती जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करे। अगर हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है तो हम मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर अपनी सब्सिडरीज पकड़ के बैठे हैं और हर सब्सिडरी के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स मुख्तलिफ हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई ऐसी न्यूज अफेक्ट कर जाती है तो अल्टीमेटली हमारी सब्सिडरी के ऊपर भी वो न्यूज अफेक्ट करेगी। हम एक शायद अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर है
और कुछ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, जहां पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स इतने फ्लक्चुएट नहीं करते। जबकि पाकिस्तान के अंदर करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, इंटरेस्ट रेट्स रेज हो जाते हैं, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में दाखिल हो जाती है, स्टॉक मार्केट कभी कभी हॉल्ट कर जाती है, क्रैश हो जाती है, कुछ समझ के ही नहीं आके दे रहा होता। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को यह बताना चाहते हैं, हम अपने स्टेक होल्डर्स को यह दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज में हम इन हैं और कौन कौन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स के अंदर हम इन हैं। IFRS 8 applies to entities which trade debt or equity instruments in public market। यानी IFRS 8 कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके ऊपर IFRS 8 अप्लाई नहीं होगा। ये वो कंपनीज जिनका डेट यानी बॉन्ड्स, लोन नोट्स या उसकी इक्विटी शेयर्स पब्लिक में ट्रेड होते हैं, उन कंपनीज के ऊपर लाजिम है कि वो IFRS 8 को फॉलो करें। हिस्ट्री है that IFRS 8 operating segments was issued in 2006 and replaced IAS 14 segment reporting। IFRS 8 बनने से पहले ये IAS 14 था। What is difference between IAS and IFRS? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है? इज देयर एनी? नो, सिर्फ नाम का फर्क है। पहले IASB जो स्टैंडर्ड्स इशू करता था वो इशू करता था अंडर द नेम ऑफ IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन अकाउंटिंग वर्ड वेग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हो सकती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी हो सकती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकती है। आप कौन सी अकाउंटिंग के ऊपर स्टैंडर्ड्स लगा रहे हो? तो उसने फिर वाजे किया कि हम अकाउंटिंग में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है सिर्फ उसके स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं, बाकी के ऊपर हमारा काम ना जाए। तो जब इसका नाम चेंज किया गया था, फिर सीक्वेंस शुरू की गई थी 1 से, तब हम पहुंचे थे IAS 41 पे। IAS 41 आखिरी स्टैंडर्ड था। उसके बाद जो IAS 42 आना चाहिए था वो दर हकीकत IFRS 1 के नाम से आया। ठीक है, हो क्या रहा है, IASB और FASB जो अमेरिकन बोर्ड है उनके दरमियान चल रही है कन्वर्जेंस, कन्विंस और बी कन्विंस्ड। जो उनके और हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दरमियान डिफरेंसेस हैं, हम उन डिफरेंसेस को खत्म करना चाह रहे हैं। उस खत्म करने के नतीजे में हम नए नए स्टैंडर्ड्स इशू करते जा रहे हैं और पुराने स्टैंडर्ड्स को हम खत्म करते जा रहे हैं। उसी का नतीजा था कि हमने IAS 14 को खत्म किया और उसकी जगह पे नया स्टैंडर्ड दे दिया IFRS 8। जो वहां झोल थे वो यहां करेक्ट किए गए और हमने US अप्रोच को फॉलो कर लिया। द रीजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ IAS 14 was the harmonization गेम्स खेल रहे थे नया, पीछे हैंडआउट से उठा लेना। The reason for the replacement of IAS 14 was the harmonization project between US and the IASB, जो अभी मैंने जिक्र किया कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट का। तो उस कन्वर्जेंस के नतीजे में हमने IAS 14 को खत्म किया। हार्मनी एक वर्ड हम यूज करते हैं। व्हाट डज हार्मनी मीन? यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत, एक जैसे। IASB की कोशिश है और उसका विजन है कि हम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं जो पूरी दुनिया की कंपनीज के ऊपर लागू हो जाए। बाकी दुनिया के ऊपर तो लागू हो ही जाए, लेकिन US के ऊपर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका कभी भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेगा, वो अपनी ही प्रैक्टिसेस चलाता है। तो चलो ठीक है, नाम हमारा यूज ना करो, लेकिन हम दोनों की ट्रीटमेंट एक जैसी होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में जो US बोर्ड है और IASB है, उन दोनों की कन्वर्जेंस के नतीजे में IAS 14 को खत्म किया गया था और IFRS 8 को दिया गया था। IFRS 8
recommends the US approach to identifying operating segments. यहां पे हम कन्विंस हो गए थे, मैंने वर्ड किया कन्विंस और बी कन्विंस्ड, यहां पे हम कन्विंस हो गए थे। तो हमारा जो IAS 14 था उसको खत्म करके जो हमने IFRS 8 दिया, उसमें हमने अप्रोच कौन सी रखी है, जो यूएस फॉलो करता था। दिस इज बेस्ड ऑन अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट इज लिंक्ड टू कंपनीज internal financial reporting system, and so it is much subjective, less subjective than the previous standard. What does subjective mean? Less defined. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका एब्सोल्यूट आंसर होता है, ट्रू फॉल्स, यस नो, राइट रॉन्ग, और सब एक ही बात कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बहस होती है, जिन पे बातचीत होती है। कोई कहता है कि यार मेरे नजदीक ये चीज ठीक है, कोई कहता है नहीं मेरे नजदीक ये चीज ठीक नहीं है, उसको हम कहते हैं जजमेंट। जहां भी जजमेंट इस्तेमाल होती है उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। जिस तरह आपके यहां क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो एमसीक्यूज होते हैं ना, यानी एब्सोल्यूट आंसर होता है, उसको अगर कंप्यूटर को भी बोलेंगे ना चेक करके बताओ सही है या नहीं है, तो कंप्यूटर भी बता देगा। लेकिन जब सब्जेक्टिव होगा तो कंप्यूटर नहीं बता सकेगा, फिर किसी बंदे को चेक करना पड़ेगा कि इस हवाले से ट्रीटमेंट की गई है वो बिल्कुल ठीक है या गलत है। कोशिश हमें ये करनी है कि चीजों को जितना ऑब्जेक्टिव किया जाए उतना बेहतर। सब्जेक्टिव में आप अलग करोगे, आप अलग करोगे, आप अलग करोगे, तो जो हमारा हार्मोनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, जब हम चाहते हैं कि सारे लोगों जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स बनाए वो कॉमन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाए, लेकिन अगर स्टैंडर्ड्स के अंदर भी ट्रीटमेंट ज्यादा हो कि बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, तो जो कैपिटलाइज कर रहा है वो भी ठीक है, जो एक्सपेंस आउट कर रहा है वो भी ठीक है। लेकिन जब दो कंपनीज की स्टेटमेंट्स उठा के मैं कंपेयर करूंगा तो मैं कंपेयर तो नहीं कर पाऊंगा, हालांकि दोनों सेम स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं, लेकिन हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्योंकि सब्जेक्टिव या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव करते जाएं और एक एक ट्रीटमेंट देते जाएं। बराबर। ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 8. IFRS 8 requires quoted companies to disclose information about their different operating segments in order to allow the users of financial statements to gain a better understanding of company's financial position and performance. बात ये रिपीट कर रहा हूं कि IFRS 8 सिर्फ और सिर्फ कोटेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। वो कंपनीज जिनका डेट या इक्विटी पब्लिकली ट्रेड होता है उनके ऊपर लागू होता है। यूजर्स आर एबल टू यूज द इंफॉर्मेशन about the main segments of company's operations to carry out ratio analysis, identify trends, and make predictions about the future. Without segment information, good performance in some segments may hide very poor performance in another segment, and the user of the financial statements will not see the true position of the company. ये मैं लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कोई अच्छा परफॉर्मिंग सेगमेंट और एक बुरा परफॉर्मेंस सेगमेंट, जब हम नेट करके एक स्टेटमेंट बनाएंगे, रेवेन्यू तो नेट में दिखेगा टोटल कंपनी का, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाएंगे तो कंपनी का तो नेट प्रॉफिट दिखेगा। मे बी उसमें कोई सेगमेंट ऐसा था जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहा था और एक सेगमेंट ऐसा था जो कि लॉस कर रहा था, लेकिन लॉस करने वाला सेगमेंट विजिबल नहीं होगा, प्रोमिनेंट नहीं होगा, सामने निकल के नहीं आएगा। IFRS 8 चाहता है कि मैं ऐसे सेगमेंट्स को निकाल के बाहर करूं और यूजर्स को दिखाऊं कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट कहते किसको हैं? छोटी सी डेफिनेशन याद करो, मैंने लास्ट क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की 4 चीजें बताई थी। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, investment center. IFRS 8 defines an operating segment as a component of an entity. क्या होना चाहिए? कंपोनेंट होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। IFRS 5 पढ़ा? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं है? चलो
उसमें ये कंपोनेंट का वर्ड यूज होता है। बहरहाल कंपोनेंट का मकसद कि वो एंटिटी का एक हिस्सा होना चाहिए। क्या करता है? जो कि दैट इंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट अर्न्स रेवेन्यूज एंड इंकर्स एक्सपेंसेस। यानी कम से कम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट सेंटर होना चाहिए। अगर सिर्फ खर्चे करता है तो भी नहीं काउंट होगा, अगर सिर्फ इनकम अर्न करता है तो भी नहीं काउंट होगा। यानी कॉस्ट सेंटर भी सेगमेंट नहीं है और रेवेन्यू सेंटर भी सेगमेंट नहीं है। सेगमेंट बनने के लिए कम से कम प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर होना चाहिए। सो दैट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट अर्न्स रेवेन्यूज एंड इंकर्स एक्सपेंसेस। दूसरा, whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker। अच्छा, ये चीज मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। वर्ड यूज किया चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, CODM। जिस कंपोनेंट की फाइनेंशियल रिजल्ट्स CODM रेगुलरली रिव्यू करता है। हमने ऊपर एक सेंटेंस पढ़ा था कि यूएस अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और जो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है हम उस ही को IFRS 8 में रखेंगे। यानी जो चीज मैनेजमेंट जरूरी समझती है इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर, वही चीज हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में डिस्क्लोज करेंगे। जो चीज कंपनी की इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम में जरूरी समझी जाती है, जो इंफॉर्मेशन कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में जरूरी समझी जाती है, वो ही IFRS 8 जरूरी समझेगा। तो उसमें वर्ड क्या यूज किया कि वो स्टेटमेंट या वो सेगमेंट्स जिनकी परफॉर्मेंस चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रेगुलरली रिव्यू करता है। दो चीजें हो गई कंपोनेंट के लिए। पहला कि वो किसी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज होता है, रेवेन्यू कमाता है और खर्चा करता है। दूसरा, whose operating results are regularly reviewed by entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segment and assess its performance। जब बजटिंग की जाती है, आपने तो पाकिस्तानी हुकूमत का बजट बार बार सुना होगा ना, तो बजट में हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कि इस साल एजुकेशन का कितना बजट रखा गया है, डिफेंस का कितना बजट रखा गया है, हेल्थ का कितना बजट रखा गया है। यूं बजट के अंदर हर एक सेगमेंट को रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। तो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जिन स्टेटमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करके यह फैसला करता है कि कौन से सेगमेंट को कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए, वो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तीसरा, फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पूरी कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है ये तो पता है, लेकिन वो पर्टिकुलर सेगमेंट कितना रेवेन्यू कमाता है हमें यह भी पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस होती है। मिसाल, अगर मैं किसी एक जे डॉट के आउटलेट से चीज खरीदूं और उसको मैं किसी दूसरे जे डॉट के आउटलेट पे जाके रिटर्न करना चाहूं तो क्या एक्सेप्ट हो जाती है, या वो कहते हैं कि आपने ऑटोबान से लिया है, ऑटोबान पे ही वापस होगा? हो जाती है, यस। लेकिन कुछ कुछ आउटलेट्स इस बात का फर्क रखते हैं। जब हर आउटलेट अपना रेवेन्यू खुद ही कमा सकता है, वो दूसरे के रेवेन्यू में इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो वो उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है। आप मिसाल डेवू पे जाएं, सेमी डेवू पे, उसको कहें मुझे कराची का रिटर्न टिकट दें, यहां से हैदराबाद से कराची जाऊंगा और कराची से वापस शाम में हैदराबाद आऊंगा, मुझे दोनों टिकट्स इशू कर दें। दे कैन नॉट। वो आपको कहेंगे हैदराबाद टू एनी डेस्टिनेशन आपको हम टिकट दे सकते हैं, लेकिन एनी अदर डेस्टिनेशन टू हैदराबाद या कहीं और हम आपको टिकट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाला रेवेन्यू वही डिवीजन कमा सकती है, हम नहीं कमा सकते। तो हम ये जरूर बना सकते हैं कि हैदराबाद का जो आउटलेट है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, वहां से कितना रेवेन्यू आता है,
वहां कितना खर्चा किया जाता है, वहां से कितना प्रॉफिट बचता है, वहां का कितना लॉस होता है, उसकी एक डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी हेड ऑफिस को भेजी जाती होगी। तो हर बैंक का ब्रांच कितने डिपॉजिट शो कर रहा है, कितना उसको इंटरेस्ट मिला है, कितनी उसने लीजेस दी है, कितना उसने क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, ये सारी चीजें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो 3 चीजें हो गई ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। ऊपर देख के अगर बताए तो कौन कौन सी, पहला रेवेन्यू जनरेट करे और खर्चा करे, सो दैट एंगेजेस इन अ बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा, whose statements are regularly reviewed by CODM। तीसरा, whose discrete financial information is available। ये 3 चीजें अगर होंगी तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट बनेगा, अगर कोई भी चीज नहीं होगी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं बन सकता। आपसे पूछा जा सकता है ये चीज, इसलिए मैं इसकी थ्योरी रीड करवा रहा हूं। क्लियर होगी चीजें? 3 चीजें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। तो मे बी लेट्स से एमसीक्यू की तरह पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी चीज ऑपरेटिंग सेगमेंट क्लासिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है, तो 4 में से 3 तो ये होंगी, जो चौथी होगी उसको टिक कर देना। ओके, नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज नेसेसरीली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में नॉट अर्न रेवेन्यू एंड वुड नॉट बी एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। भाई हेड ऑफिस कभी पैसे कमाती है क्या? हेड ऑफिस तो सिर्फ खर्चा करती है, रेवेन्यू तो ब्रांचेस कमाती है। तो हेड ऑफिस कभी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि पहली क्राइटेरिया जो है एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज एंड अर्न्स रेवेन्यू एंड इनकर्स कॉस्ट, वो मीट नहीं कर रहा। द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अ सेगमेंट टू हैव इट्स रिजल्ट्स reviewed by the chief operating decision maker. The reason for this part of definition of an operating segment is to ensure that entity report segments that are used by management of the entity to monitor the business. तो जो management के लिए जरूरी वही external stakeholders के लिए जरूरी माना जाएगा under the revised IFRS 8। जो चीज कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ने जरूरी समझी है वही चीज पब्लिक के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट समझी जाएगी। अब कंपनी अपने सेगमेंट्स किस तरह से तोड़ती है ये अलग अलग होता है। मिसाल, बहुत सारी कंपनीज अपने सेगमेंट्स तोड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, कि हमारी ऑटोबान की ब्रांच है, हमारी लतीफाबाद 6 नंबर की ब्रांच है, हमारी सदर की ब्रांच है, हमारी साइट एरिया की ब्रांच है, ये जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं। यूं कौन से शहर का क्या है, सूबे का है, डिस्ट्रिक्ट का है, ये जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से तोड़ा जा सकता है। दूसरा, आप सर्विसेज या कस्टमर के हिसाब से तोड़ सकते हैं। जिस तरह हम अगर एयरलाइन में ट्रेवल करें तो उसमें एक होता है इकोनॉमी क्लास और एक होता है बिजनेस क्लास, सही है, और एक शायद इससे भी और एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास। तो अगर एक फ्लाइट एक ही फ्लाइट को 3 हिस्सों में तोड़ रही है तो वो देखेगी कि हमारा इकोनॉमिक क्लास से कितना रेवेन्यू आ रहा है और वहां की हॉस्टेस और वहां के जो लोग हैं वहां का जो खाना पीना है वो अलग है, उसका खर्चा भी अलग, उसका रेवेन्यू भी अलग। और जो बिजनेस एंड एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका रेवेन्यू भी अलग, उसका खर्चा भी अलग, उनको सर्व करने वाले लोग भी अलग होंगे, उनका खाना भी अलग होगा। तो ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। पीटीसीएल को हम जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी तोड़ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रेवेन्यू ऑफिसर्स बिठा दिया हमने हर एक्सचेंज को इंडिपेंडेंट कर दिया, ऑटोनॉमस कर दिया, उसका आरओ बिठा दिया और आरओ को कहा कि भाई फैसले खुद कर लो। हर बात हम तक नहीं पहुंचा इस्लामाबाद। पहले क्या था, एक बिल करेक्शन भी इस्लामाबाद जाती थी और हमने हर चीज डेलीगेट कर दी। लेकिन पीटीसीएल को हम यूं भी तोड़ सकते हैं कि पीटीसीएल लैंडलाइन सर्विसेज में, लैंडलाइन सर्विस पीटीसीएल फोन भी देता है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड भी देता है, स्मार्ट टीवी भी देता है और वायरलेस सर्विसेज लाइक वी फोन एंड वाईफाई डिवाइसेस भी देता है। तो हम उस कंपनी को ऐसे 4 सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं। प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, हम उसमें भी तोड़ सकते हैं। जोंग है मिसाल,
प्रीपेड भी है, पोस्टपेड भी, और इंटरनेट से अलग पैसे कमाता है अपनी डिवाइसेस रिचार्ज करके। यूं हम देखेंगे कि हम एक कंपनी को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं सेगमेंट्स के अंदर। ओके, एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स। ये पार्ट हमें ये बोलता है कि क्या दो या दो से जायद सेगमेंट्स को मिला के एक सेगमेंट बोला जा सकता है। ये पार्ट ये कवर करता है। एग्रीगेशन का मकसद क्या होगा? दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को मिला के मैं एक करके काउंट करूंगा। अगर हमारे हैदराबाद में 8 ब्रांचेस हैं तो मैं हर ब्रांच को अलग सेगमेंट मानूं या 8 ब्रांचेस को मिला के हैदराबाद सेगमेंट मानूं? ठीक है, क्या हम मान सकते हैं या नहीं? अगर हां तो उसको हम कहेंगे एग्रीगेशन इज अलाउड। एग्रीगेशन का मकसद समझ में आया कि दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को मिला के एक काउंट करेंगे। 2 or more operating segments may be aggregated into single operating segment if they have similar economic characteristics and the segments are similar in each of following respect। पहली बात, जो उनका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होने चाहिए। मिसाल, एक कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो और दूसरी कंपनी श्रीलंका या बांग्लादेश में काम कर रही है, तो हम उन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है और बांग्लादेश का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। दोनों के ऊपर रिस्क जो अप्लाई होगा वो डिफरेंट होगा। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सेम है, पाकिस्तान की ही है, तो पाकिस्तान की तमाम डिविजन्स को मिला के आप एक सेगमेंट मान सकते हैं। उसके अलावा द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स जिस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं वो सेम है। बैंकिंग में भी अलग अलग सर्विसेज होती हैं, ठीक है। करंट अकाउंट सर्विसेज होती हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, लॉकर्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होता है, सही है। यू लीजिंग देती हैं कुछ ब्रांचेस क्रेडिट कार्ड देती हैं, कुछ कंपनी हाउसिंग लोन देती हैं, जबकि कुछ ब्रांचेस में जाओगे वो बोलेंगे नहीं हम ये नहीं देते। मिसाल, अगर एक ब्रांच वेस्टर्न बैंकिंग की है और एक ब्रांच इस्लामिक बैंकिंग की है, तो क्या हम दोनों को मिला के एक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अगर हैदराबाद में काम करने वाली सातों की सातों ब्रांचेस सेम तरह के गुड्स प्रोड्यूस करती हैं या सेम तरह की सर्विसेज देती हैं, तो हम उनको मिला के एक हैदराबाद डिवीजन कर सकते हैं। पहली शर्त कि उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सिमिलर होनी चाहिए। दूसरा, द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, वो भी सिमिलर होना चाहिए, एक ही तरीके से चीजें बनती हैं। द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अभी मैंने बताया कि एक बिजनेस क्लास है या एग्जीक्यूटिव क्लास है या इकोनॉमिक क्लास है, अपर बिजनेस क्लास है। अगर अलग अलग है तो आप मर्ज नहीं कर सकते, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर टाइप ऑफ कस्टमर सेम है, जिस तरह मिसाल गुल अहमद है, तो गुल अहमद के एक आउटलेट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोबान पे है, यानी बड़ी स्ट्रीट पे, तारिक रोड पे, या एक हम कहें जो कि बुलेवर्ड मॉल के अंदर या मॉल्स के अंदर है। एट द सेम टाइम आप देखोगे 8 नंबर के अंदर भी गुल अहमद है, रेशम गली के अंदर भी गुल अहमद है, या तिलक चाड़ी के ऊपर भी गुल अहमद है, लेकिन दोनों का जो क्लास ऑफ कस्टमर टारगेटेड है वो डिफरेंट है। वो सेम क्लास ऑफ कस्टमर को टारगेट नहीं करेंगे। मे बी हम यहां पे उस कस्टमर को इनवाइट करें जो बार्गेन नहीं कर सकता, जो बार्गेन नहीं करेगा, लेकिन वहां मे बी हम ऐसा कस्टमर कहेगा चीज तो मुझे पता है फिक्स मिलेगी, लेकिन जब तक मैं 2 रुपए छुड़वाऊंगा ना, मुझे चीज खरीदने में मजा नहीं आता। तो अगर मैं एक बड़े स्टोर से सब्जियां लेके आ जाऊं, मुझे पता है एक दाम वाहिद कलाम, फिक्स प्राइस, लेकिन अम्मी जब तक 2 रुपए छुड़वाए नहीं बहस करके, या पाव ज्यादा ना करवा दें कि चलो थोड़ा ज्यादा डाल दो, जब तक उनको शॉपिंग में मजा नहीं आता, तो वो फिर वहीं टावर मार्केट जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनको मजा आता है। बहस तो करो, बाकी टाइम पास करने के लिए है क्या, फिक्स प्राइस में लेके आए चुपचाप, मजा ही नहीं आएगा शॉपिंग में, तो बंदा बहस तो करे। 8 नंबर लतीफाबाद जाने में, रेशम गली जाने में, या हमारे ऐसी कुछ मार्केट्स हैं जहां जाने में बार्गेनिंग होती है, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी जहां पे पता है कि भाई टैग है, हमारे बड़ों का बस नहीं चलता, टैग वाले से भी करते हैं अपनी पूरी, हम उनको अभी याद नहीं होता लेकिन वो अपनी हल्की नहीं करते। तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूं। अच्छा, सो द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सेम होना चाहिए। द मेथड्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर सर्विसेज,
जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है चीजें, प्रोवाइड की जाती हैं, सेम होना चाहिए। मिसाल मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स में उसूल क्या होता है, पहले ऑर्डर प्लेस होता है फिर आपको सामान मिलता है, यानी पहले पेमेंट होती है फिर आपको ऑर्डर लगता है। जबकि बास जगहों पे पहले आप खाना ऑर्डर करके खा पी के आखिर में आपको बिल दिया जाता है। तो सिस्टम हमारा सेम होना चाहिए। अगर कहीं सिस्टम अलग कहीं सिस्टम अलग है तो आप मर्ज नहीं कर सकते। इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक यूटिलिटीज। ऐसा होता है कि कहीं कहीं रेगुलेशंस अलग अप्लाई होते हैं, कहीं कहीं रेगुलेशंस अलग अप्लाई होते हैं। बहरिया टाउन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं है। नतीजा यह है कि कोई भी बैंक अंडर द रूल्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस नहीं कर सकता। अगर बहरिया टाउन में भी हाउसिंग फाइनेंस हो जाती तो बहुत सारे लोग किस्तों पे घर खरीदते, लेकिन क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं है तो कोई भी बैंक बहरिया टाउन के प्लॉट, विला या अपार्टमेंट के ऊपर लोन नहीं देगा। मलिक रियाज साहब ने एक इंटरनेशनल बैंक एक्वायर कर लिया। वो बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस के अंडर फॉल नहीं करता। नतीजतन अगर आपको लोन चाहिए तो आप उस बैंक से लोन लेके बहरिया टाउन के प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवा सकते हैं, और कोई बैंक नहीं करेगा। बैंक का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, इंग्लिश नेम है, थोड़ा मेरे जहन से स्लिप हो रहा है, लेकिन उसका अपना बैंक है। तो बहरिया टाउन के अंदर अगर किसी को प्लॉट्स खरीदने हैं या प्रॉपर्टी खरीदनी है या विला बनाना है और किस्तों पे देना है तो वो बैंक उसको दे सकता है। अब वो बैंक स्टेट बैंक के रूल्स के अंदर फॉल नहीं कर रहा और बाकी बैंक्स स्टेट बैंक के रूल्स के अंदर फॉल कर रहे हैं। लेट्स से कल को एक शरिया बोर्ड बन जाता है, इस्लामिक बोर्ड बैंक्स को हम लाजिम करते हैं कि आप पाकिस्तान का जो शरिया बोर्ड है उनकी रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो ही आप इस्लामिक बैंक कहलवाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलवाएंगे। तो उसके ऊपर रेगुलेशंस अलग लगेंगी और वेस्टर्न बैंकिंग के ऊपर रेगुलेशंस अलग लगेंगी। जहां रेगुलेशन सेम है आप मिक्स करके एक बना सकते हैं, अगर अलग अलग है आप मिक्स नहीं कर सकते। एग्रीगेशन समझ में आ गया कि क्या हम दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को एग्रीगेट करके एक बना सकते हैं? तो जवाब है हां, बशर्त लिस्ट। अच्छा, अब हमें हमारा इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है, थ्योरी से हटके हम अब इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ आ रहे हैं। IFRS 8 कहता है कि भाई देखो IAS 1 के हिसाब से आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ। आपको याद है कि जब हम ट्रायल बैलेंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो उसमें रेवेन्यू एक ही आता है, कॉस्ट ऑफ सेल एक आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिंगल लाइन। उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कंपैरेटिव ईयर्स देते हैं कि अगर 2021 की स्टेटमेंट्स हैं तो उसके साथ 2020 के स्टेटमेंट्स बराबर में लगा देते हैं, लेकिन हम उसको सेगमेंट्स में नहीं तोड़ सकते और IAS 1 कहता है तोड़ना भी नहीं है। IFRS 8 कहता है कि नोट्स टू द अकाउंट्स में आपने वही स्टेटमेंट बनानी है जो आपने वहां बनाई है, लेकिन अब इसके कॉलम्स बनाने हैं और आपने हर कॉलम के अंदर जो आपकी कंपनी का मटेरियल सेगमेंट है, जो आपकी कंपनी का मटेरियल सेगमेंट है, उसको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। यानी अब जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो रेवेन्यू उसके बराबर में मुल्तान डिवीजन, लेट्स से बहावलपुर डिवीजन, कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, सांगल डिवीजन, अदर्स। ये जो मैंने नाम लिए इनको कहा जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। एक क्या पढ़ा हमने नाम? तो हमारी कंपनी जितने डिविजन्स में है वो तमाम डिविजन्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कहलाएंगे अगर ऊपर वाली चीजें मीट कर गई। रेवेन्यू कमाती हैं, खर्चा करती हैं, CODM उनको चेक करता रहता है और उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होता। जो रिपोर्टेबल होगा उसका अलग कॉलम बनेगा, उसका रेवेन्यू, उसका कॉस्ट, उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीजें अलग दिखाई जाएंगी। बाकी जो छोटे मोटे हैं उसकी हम कैटेगरी बनाएंगे अदर। उस अदर के अंदर 10, 12, 15 जितने भी सेगमेंट से मिला के एक साथ दिखा देंगे।
हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है? बाहर किसको लाना है, रिपोर्ट किसको करना है, हम उसका आप थ्रेशोल्ड पढ़ने जा रहे हैं। थ्रेशोल्ड वर्ड का मकसद समझते हो? एक लिमिट है, जो उस लिमिट को क्रॉस करेगा या लिमिट को छुएगा वो बाहर आएगा, जो उस लिमिट के नीचे रहेगा वो अदर्स में रहेगा। लिमिट 3 है, लेकिन मैं इफेक्टिवली बोलता हूं 4 है, ठीक है? 3 लिमिट्स हैं। एन एंटिटी must report separately information about an operating segment that meets any of the following quantitative thresholds. Any सवाल होगा ना सर, तीनों मिलना जरूरी है? तो यहां पे मैंने हाईलाइट किया नहीं, क्या लिखा है IFRS 8 ने? एनी। अगर एक भी क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड किसी सेगमेंट ने मीट कर लिया वो बाहर आएगा, वो रिपोर्ट होगा, ठीक है? थ्रेशोल्ड क्या है? नंबर 1, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग external sales and inter-segment sales is 10% or more of the combined internal and external revenue of all operating segments. क्या कह रहा है? उस सेगमेंट का रेवेन्यू, मिसाल मुल्तान का सेगमेंट है, मुल्तान कुछ सेगमेंट कुछ सेल्स लाहौर डिवीजन को करता है, कुछ सेल्स वो हैदराबाद डिवीजन को करता है, और बाकी सेल्स वो बाहर करता है, आउटसाइड कंपनी करता है। तो हम एक सेल्स कह रहे हैं एक्सटर्नल सेल्स और दूसरी कह रहे हैं इंटरनल सेल्स। हम मुल्तान की जब सेल्स उठाएंगे तो उसमें कुछ सेल्स इंटरनल होंगी जो यहां तो दिखेंगी लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखेंगी। कंसोलिडेशन में क्या होता है, अगर एक पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड सेल किए हैं तो जब हम रेवेन्यू दिखाएंगे तो जो इंट्रा कंपनी सेल्स होंगी उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। यानी वैसे मुल्तान ने जितनी सेल्स की होंगी लाहौर को, वो जब पूरी कंपनी की पाकिस्तान लिमिटेड की स्टेटमेंट्स बनेंगी उसमें मुल्तान तो लाहौर वाली सेल्स शो नहीं होंगी क्योंकि वो इंटर कंपनी है, इंट्रा ग्रुप है। मुल्तान तो हैदराबाद जो सेल्स हुई होंगी वो नहीं दिखेंगी क्योंकि वो इंट्रा ग्रुप है, उनको हम वैसे तो माइनस करेंगे। लेकिन यह देखने के लिए कि क्या मुल्तान डिवीजन रिपोर्टेबल है या नहीं, हम इंटरनल सेल्स भी रखेंगे और एक्सटर्नल सेल्स भी रखेंगे। यानी लाहौर की सेल्स, सॉरी मुल्तान की सेल्स जिसमें इंटरनल सेल्स भी शामिल है और एक्सटर्नल सेल्स भी शामिल है, इज 10% और मोर of what? Of the combined internal and external revenue of all operating segments. कंपनी का रेवेन्यू नहीं लेना। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कंपनी का रेवेन्यू उठा के उसका 10% ले लिया ना, गलत किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब पाकिस्तान लिमिटेड का रेवेन्यू दिखाया जाएगा तो हम तमाम डिविजन्स का रेवेन्यू प्लस करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इंट्रा ग्रुप या इंटर सेगमेंटल सेल्स जो आपस में खेली गई है ना, उनको बाहर कर देंगे। ये उसका 10% लेने को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मुल्तान की सेल्स ने, लाहौर की सेल्स ने, गुजरावाला की सेल्स ने, सांगड़ की सेल्स ने, सखर की सेल्स ने, हैदराबाद की सेल्स ने, कराची की सेल्स ने, कोयटा की सेल्स ने, सारी सेल्स ने जिसमें इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल भी हो, आप सबकी सेल्स एक जगह पे रख के उनको प्लस कर दें, उसका निकाले 10%। मिसाल पाकिस्तान लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू बन रहा है 12,000 मिलियन, तो 12,000 मिलियन का हम 10% निकालेंगे, ये बनेगा 1200 मिलियन। ये हमारा बन गया थ्रेशोल्ड।
अब देखेंगे मुल्तान को, मुल्तान भाई दिखाओ तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, और उसने रेवेन्यू दिखाया, उसका रेवेन्यू आ रहा है 1700 मिलियन, 1200 मिलियन से ज्यादा, हम बोलेंगे बेटा तू 12। फिर हमने पढ़ा कोयटा डिवीजन को, भाई तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, बोला साईं मेरा 700, हटवा लो, ठीक है। फिर हमने सखर डिवीजन को पकड़ा, उसने कहा सर 1000 मिलियन है, हमने तो हट। जो डिवीजन का रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा हो, बट 10% ऑफ व्हाट, टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। बड़ा क्लियर रहना है, उलझ सकते हो आप। तो कंपनी की सेल्स का 10% नहीं लेना है, ग्रॉस टोटल। इजी हो गया, चलो। वर्डिंग को बड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि ये हमारा लॉ है। लॉ की डेफिनेशन जितना बेहतर समझोगे उतना आप कैच करोगे। मुझे भी चैलेंज कर सकते हो, चलो लिखा ये हुआ, आप ये बोल रहे हो, इसके आगे मैं नहीं हूं, इसके ऊपर कोई नहीं है। आखिरी बार पढ़ रहा हूं पहला वाला सेंटेंस। इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू, यानी उस सेगमेंट का रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग एक्सटर्नल सेल्स एंड इंटर सेगमेंटल सेल्स इज 10% और मोर of the combined internal and external revenue of all operating segments। इस बात पे हम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, इनफैक्ट मैं पहले तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, दूसरा अलग तीसरे नंबर पे पढ़ाता हूं। इट्स एसेट्स, यानी उस डिवीजन के एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है ना आप सबने, नहीं पढ़ी आपने, चलो हिंट दे रहा हूं। उसमें होता क्या है, पेरेंट है जिसने अक्वायर किया है कंपनी को, और सब्सिडरी है जो अक्वायर हुई है दो अलग अलग कंपनीज, लेकिन हम इनकी स्टेटमेंट्स मिला के बनाएंगे, जिनको हम कहेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके एसेट्स प्लस कर देंगे, इसकी लायबिलिटीज प्लस कर देंगे, इसका रेवेन्यू प्लस कर देंगे, इसका खर्चा प्लस, इसका प्रॉफिट प्लस। यूं दिखाया जाएगा जैसे दो नहीं एक है। लेकिन अगर इसके रेवेन्यू और इसके रेवेन्यू को हमने प्लस तो किया, लेकिन इसका रेवेन्यू कुछ ऐसा है जो इसी से कमाया गया है। मिसाल, इन्वेस्टर ने, पेरेंट ने 50 लाख की सेल्स दिखाई है, जिसमें से 5 लाख की सेल्स उसने सब्सिडरी को ही बेच के कमाई है। तो पेरेंट के लिए सेल्स है, सब्सिडरी के लिए परचेजेस है, वही चीज। इसने बेचा, इसने खरीदा। तो जब हम दोनों का रेवेन्यू प्लस करेंगे, प्लस करके जो पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा या जो सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा, उस रेवेन्यू को माइनस करेंगे। बड़ा आपस वाली मस्तियां नहीं करो यहां पे। इंडिविजुअल में दिखा सकते हैं, लेकिन अपने आप को चीज नहीं बेची जा सकती, अपने आप से चीज नहीं खरीदी जा सकती। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है, मिसाल पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे और सब्सिडरी ने उसकी पेमेंट नहीं की, तो पेरेंट की स्टेटमेंट में दिख रहा होगा रिसीवेबल और सब्सिडरी की स्टेटमेंट में दिख रहा होगा पेएबल। जब इसके एसेट्स और इसके एसेट्स आपस में प्लस करेंगे ना, तो उसमें से वो वाला रिसीवेबल बाहर कर देंगे, क्योंकि पैसे तो अपने आप से मिलने हैं। इसकी लायबिलिटी प्लस करेंगे तो ये वाला ट्रेड पेएबल बाहर कर देंगे। मिसाल, सब्सिडरी ने बॉन्ड इश्यू किए, पेरेंट ने खरीद लिए, तो पेरेंट के लिए फाइनेंशियल एसेट है और सब्सिडरी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। जब इसके एसेट्स और इसके एसेट्स प्लस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को बाहर कर देंगे। आपस वाले एसेट शो नहीं कर सकते, आपस वाला रेवेन्यू नहीं शो कर सकते। ऐसा, अब एसेट्स वाली डेफिनेशन को, इस बात को समझ के फिर पढ़ते हैं। कहता है इट्स एसेट्स, यानी उस सेगमेंट के एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, यानी दिस विल नॉट बी इक्वल टू द एसेट्स शोन इन बैलेंस शीट। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट्स शो की जाएंगे वो ये वाले नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो इंटर कंपनी सेल्स होंगे या इंटर कंपनी एसेट्स होंगे उनको तो निकाल दिया गया होगा। ये कहता नहीं, निकालो नहीं,
उसको भी प्लस करो। तो जिस कंपनी का जितना जितना एसेट है उन सबको प्लस करें, उसका 10% निकाल लें। ठीक है, मिसाल हमारी पूरी कंपनी के पास 500 करोड़ के एसेट्स हैं, 500 करोड़ का निकालेंगे 10%, 50 करोड़। जिस सेगमेंट के पास 50 करोड़ या उससे ज्यादा के एसेट्स होंगे उसको बोलेंगे बेटा तू बाहर आ। अगर वो पहले से ही बाहर है तो रेवेन्यू की वजह से तो चलो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के पास एसेट्स तो बेतहाशा है लेकिन उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, तो रेवेन्यू के हिसाब से बाहर नहीं आ रही थी लेकिन एसेट्स की वजह से वो बाहर आ गई। तो मिसाल रेवेन्यू के बना पर हमने मुल्तान डिवीजन को बाहर निकाला और कराची डिवीजन को बाहर निकाला, बाकी सबका रेवेन्यू 10% से नीचे था। हमने बोला तुम लोग बैठ जाओ। फिर जब हमने एसेट्स वाला थ्रेशोल्ड लगाया तो लेट्स अज्यूम कोयटा का डिवीजन भी बाहर आ गई और मुल्तान और कराची भी बाहर आ रहा था जो कि रेवेन्यू के बेसिस पे ही बाहर है। अब 3 सेगमेंट्स को हम बाहर कर चुके हैं, 2 सेगमेंट्स को रेवेन्यू और एसेट्स दोनों के बेसिस पे निकले हैं और एक हमारा कोयटा सेगमेंट एसेट्स के बेसिस पे निकला है। ये 2 सेगमेंट समझ गया। अब तीसरा क्राइटेरिया, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। एक क्राइटेरिया रेवेन्यू का है, रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा। दूसरा क्राइटेरिया एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा। तीसरा प्रॉफिट का 10% या उससे ज्यादा। लेकिन इतना आसान नहीं है, मैंने स्किप करवाया, उसकी वजह थी, पढ़ते हैं। इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट इज 10% or more of the greater of the combined profit of all segments that did not report a loss and combined reporting loss of all segments that reported a loss. घूम गए? समझ गए? नहीं समझ में आने जैसी चीज ही नहीं है। बताओ। सर जिनका कंबाइंड प्रॉफिट जो है वो 10% से ज्यादा हो, 10% ऑफ व्हाट? नहीं, ऑफ ग्रेटर ऑफ। अब देखो उलझन है, ये इतना आसान नहीं है, मैं समझाता हूं। आप क्या करेंगे, मिसाल हमारी कंपनी के पास 28 सेगमेंट्स हैं, 28 में से 21 सेगमेंट्स ने प्रॉफिट दिखाया है और 7 सेगमेंट्स ने लॉस दिखाया है। हम इनको नेट ऑफ नहीं करेंगे। 21 सेगमेंट्स जिन्होंने प्रॉफिट किया उनको साइड करेंगे और 7 सेगमेंट्स जिन्होंने लॉस किया उनको अलग करेंगे। इन 21 सेगमेंट्स का प्रॉफिट टोटल करेंगे और उन 7 सेगमेंट्स का लॉस टोटल करेंगे। देखेंगे दोनों में से ग्रेटर ऑफ क्या है, हायर ऑफ क्या है, लॉस बढ़ा कि प्रॉफिट बढ़ा। जो भी बड़ा होगा हम उसका 10% लेंगे, नेट ऑफ नहीं करना है, उसका 10% लेना है। फिर उस हर एक डिवीजन का आपने प्रॉफिट देखना है क्या उस 10% से ज्यादा है या नहीं है। और 10% किसका? हायर ऑफ व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट ऑफ दो सेगमेंट्स दैट डिड नॉट रिपोर्ट अ लॉस। सिर्फ उन सेगमेंट्स का प्रॉफिट प्लस करो जिन्होंने लॉस नहीं दिखाया, 21, और लॉस सिर्फ उन सेगमेंट्स का प्लस करो जिन्होंने लॉस ही दिखाया है, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं दिखाया। नेट ऑफ नहीं करना। तो मैं 28 कंपनीज के प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस करके उसका 10% नहीं ले सकता। जिनका प्रॉफिट है उनका प्रॉफिट का 10%, जिनका लॉस है उनका लॉस का 10%। दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा मैं उसको थ्रेशोल्ड बना दूंगा। अब ग्रामर को वापस पढ़ते हैं। इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट इज 10% or more of the greater of the combined profit of all segments that did not report a loss। ये 21 सेगमेंट्स हैं जिन्होंने नुकसान नहीं दिखाया, उनका कंबाइंड प्रॉफिट, एंड द कंबाइंड रिपोर्टिंग लॉस ऑफ ऑल सेगमेंट्स दैट डिड रिपोर्ट अ लॉस। लॉस वालों को प्लस कर दिया, प्रॉफिट वालों को प्लस कर दिया, दोनों में से जो ग्रेटर हुआ उसका 10% लिया और हर सेगमेंट को देखा कि जिसका प्रॉफिट 10% से ज्यादा होगा वो बाहर आएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर इजी हो जाएगा, फिर आपकी जजमेंट आसान हो जाएगी।
चले अब जब आप रेवेन्यू चेक करेंगे तो आप ये कहते हैं कि सर क्या मैं मुल्तान और भावलपुर को मिला के दिखा सकता हूं, वैसे ही बगल में एग्रीगेट कर सकता हूं, तो मैंने एग्रीगेशन वाला क्राइटेरिया चेक करना है। अगर हो गया तो मैं मिला सकता हूं, और मिला के चेक करूंगा। अकेले में तो मुल्तान बाहर नहीं आ रहा था मे बी, लेकिन भावलपुर साहब के साथ मिलकर बाहर आ गया, ऐसा मुमकिन है। तो जो क्राइटेरिया लगेगा वो सिंगल सेगमेंट पे लगेगा या एग्रीगेटेड सेगमेंट पे, तो पहले आपने एग्रीगेशन एक तरफ करनी है, पहले आपने एग्रीगेशन एक तरफ करनी है। अगर एग्रीगेटेड है तो ये क्राइटेरिया उस एग्रीगेटेड सेगमेंट्स को मिला के लगाएंगे, उन सबके रेवेन्यू को एक मानेंगे, उन सबके प्रॉफिट को एक मानेंगे, उन सबके एसेट्स को एक मानेंगे। क्लियर हो क्या? चलो सेगमेंट्स कौन कौन से, सेगमेंट्स निकालने की क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स क्या है? नंबर 1 रेवेन्यू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। कंपनी के रेवेन्यू का 10% नहीं चाहिए, ठीक है। एसेट्स 10% या उससे ज्यादा है ऑफ कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स, नेट ऑफ नहीं करना। प्रॉफिट्स का 10%, लॉस का 10%, जो बड़ा होगा वो, जिसका भी प्रॉफिट 10% के थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा वो बाहर आएगा, जो नहीं होगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। आसान। Reportable segments. An entity must report separately information about each operating segment that, number 1, has been identified in accordance with the definition of operating segment shown above. पहली पेज आ गई definition, और is aggregated with an other segment. तीसरा, और exceeds the quantitative thresholds, यानी बाहर आने के लिए 3 चीजें मीट करनी है। पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन में 3 बातें थी, कौन सी? engages in a business activity, earns revenue, incurs cost। दूसरा, regularly reviewed by CODM। तीसरा, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जो मिला उसको बोलेंगे आप दूसरी स्टेज पे हैं, जो यहां से फेल हो गया वो बाहर हो गया। दूसरी स्टेज थी एग्रीगेशन की, कि 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट्स को हम मिला के एक मान सकते हैं या नहीं। अगर कोई सेगमेंट वैसे तो छोटा था लेकिन दूसरे सेगमेंट के साथ मिलके एक मटेरियल इंपैक्ट आ गया तो वो भी आएगा। तीसरा इंपैक्ट आ गया क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, कि अगर उसका रेवेन्यू 10% से ज्यादा था, अगर उसका प्रॉफिट और लॉस के 10% से ज्यादा था, और उसके एसेट्स 10% से ज्यादा थे, तीनों में से कोई भी एक चीज मीट होगी, सेगमेंट बाहर आने का मकसद क्या है कि हम डिस्क्लोजर नोट्स में उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को बाकी सेगमेंट्स से अलग करके भी दिखाएंगे। अच्छा, अब आगे की एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। अज्यूम करते हैं कि हमने इस तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से मुल्तान, हैदराबाद एंड कोयटा को बाहर कर दिया, यानी वो आगे हमारे रिपोर्टेबल में। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सेगमेंट्स थे उनका रेवेन्यू 10% से ज्यादा नहीं था, उनके एसेट्स 10% से ज्यादा नहीं थे, या उनका प्रॉफिट 10% से ज्यादा नहीं था, ठीक। अब ये बने हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। हम देखेंगे कि इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है। हमारी कंपनी का जो एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस
रिपोर्टेड रेवेन्यू है, लेट्स अज्यूम वो 1800 मिलियन है। इसमें से मुल्तान रेवेन्यू दिखा रहा है 450 मिलियन का। ये इसका एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, एक्चुअल रेवेन्यू से ज्यादा हो सकता है, मे बी उसमें इंटरनल रेवेन्यू भी मौजूद हो, लेकिन व्हेन वी आर डन तो हम एक्सटर्नल रेवेन्यू दिखा रहे हैं। ये दिखा रहा है 450 का। हैदराबाद दिखा रहा है 300 मिलियन का। और कोयटा रेवेन्यू दिखा रहा है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस 150 मिलियन का। बाकी जो रेवेन्यू है वो अदर्स में आ गया। ठीक है, मे बी इसमें से कोई सेगमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसका रेवेन्यू 10% से कम हो, तो आप बोलेंगे फिर बाहर कैसे आया? एसेट के बेसिस पे आ सकता है, प्रॉफिट के बेसिस पे आ सकता है, रेवेन्यू इतना नहीं था। तो IFRS 8 का हो गया, निकाल लिए सेगमेंट, हमने कहा निकाल लिए सेगमेंट्स। अब उसने चौथी रिक्वायरमेंट बोली है, कहता है कि वंस यू आर डन विद आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आपने इंश्योर करना है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू कंपनी के एक्सटर्नल रेवेन्यू के 75% तक होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं अच्छा चेक करते हैं, 450 प्लस 300 प्लस 150 900, या चलो एक काम करते हैं, इसको 250 कर लेते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता 50 से भी। 900 अब कितना हो गया? 1050। यानी हमारे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ठीक है, हमारे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं वो 1050 का है, जबकि कंपनी का एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है? 1800। यानी जो आपके सेगमेंट्स रेवेन्यू दिखा रहे हैं वो एक्सटर्नल रेवेन्यू का कितना फीसद है? कैलकुलेट किया आपने, तो ये दिखा रहे हैं 58.3 सही है। 1050 डिवाइडेड बाय 1800, ये 1000 बन रहा है पूरा, सही है। सो 1000 डिवाइडेड बाय 1800, 55. ठीक है, हमने कहा सर हमने एसेट्स भी चेक कर लिया, हमने प्रॉफिट्स भी चेक कर लिए, हमने रेवेन्यू भी चेक कर लिया, बस मजीद बाहर कोई नहीं आ रहा। IFRS 8 कहता नहीं, और भी निकालना पड़ेगा। हमें इतने सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाना है कि कम से कम भी 75% ऑफ रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट होना चाहिए। तो हम कहते सर ऐसे गुजरांवाला डिवीजन है तो सही, लेकिन उसका रेवेन्यू 9.5% है, वो कहेगा बाहर निकालो। बोलेगे सर रेवेन्यू 9.5 है, 10% नहीं है, एसेट्स भी कम है 10% से, प्रॉफिट भी कम है 10% से, बोलेगा फिर भी बाहर निकालो उसको। ये क्राइटेरिया पूरा करना है। कौन सा क्राइटेरिया? 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। अब इसको हम कहते हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है, यानी वैसे एलिजिबल नहीं है, पर्ची है, गुजरांवाला वैसे बाहर नहीं आ रहा, एलिजिबल नहीं है, लेकिन 75% रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू पूरा करने के लिए आपको मजीद सेगमेंट्स बाहर निकालने पड़ेंगे जब तक कि आप 75% को नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। ठीक हो गया, अब पढ़ते हैं इसको। If
the total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75% of entities' total revenue, then additional operating segments must be identified as reporting segments, even if they do not meet the criteria, until 75% of revenue is included in reporting segments. Information about other business activities and operating segments that are not reportable are combined into an all other segments category. तो जिस तरह यहां पे मैंने अदर्स बनाया, आप इसको लिख देंगे all other segments. रिपोर्टेबल में कौन कौन आएगा? रेवेन्यू वाला, प्रॉफिट वाला, एसेट्स वाला या पर्ची वाला? ठीक है, पर्ची तब चलेगी जब हमारा जायज तरीके से नौकरी हासिल करने वाले लोगों की तादाद 75%, रेवेन्यू की तादाद 75% से कम है, तो हम पर्ची पे भी लोगों को भर्ती करेंगे, हमें लोग पूरे करना है। हमें 75% ऑफ रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में दिखाना है। अच्छा, पहले इसका एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम मजीद IFRS 8 पढ़ते हैं। अभी IFRS 8 खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे डिस्क्लोजर नोट्स हैं। इसके बैक पे आप देखेंगे क्वेश्चन है फैशन एंड टेक्सटाइल, FST। Fashion and Textile Limited is a public listed company and renowned in the industry of textile. The company has 5 business segments. Each business segment for the year ended 31st December 2016 are as follows. हमारे segments हैं spinning, weaving, dyeing, होम टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। हर किसी का अपना अपना रेवेन्यू आपको बताया गया है, हर किसी का अपना अपना जीपी आपको बताया गया है, हर किसी का अपना अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको बताया गया है, एसेट्स आपको गिवन है, लायबिलिटीज आपको गिवन है। द वीविंग एंड डाइंग सेगमेंट्स रेवेन्यू इंक्लूड एक्सटर्नल कस्टमर्स as well as inter segment revenue। किस किस में है? वीविंग में और डाइंग में। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ऑफ बोथ द सेगमेंट्स आर एज फॉलोज। रेवेन्यू ऑफ वीविंग सेगमेंट इंक्लूड्स 30 million rupees. It supplies fabric to dyeing segment at a contribution margin of 25%. What is contribution margin? Sales minus variable cost इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी अगर मैं 30 मिलियन की चीजें बेचता हूं तो उसमें 75% मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी 25% मेरा CM है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। अच्छा, वीविंग किसको बेच रहा है? डाइंग को। डाइंग सेगमेंट इंक्लूड्स रेवेन्यू ऑफ 12 million rupees as it provides dyeing service to garments segments at a contribution margin of 20%. The operating expenses of company's head office of 80 million have not been allocated to any segment. हालांकि हेड ऑफिस का खर्चा कौन भरेगा? सेगमेंट्स को ही एलोकेट किया जाएगा ना, लेकिन बोला हमने एलोकेट किया नहीं है, ये इनके अपने अपने खर्चे हैं। Assets and liabilities amounting to 160
and 35 million respectively have not been reported in assets and liabilities of any segment. ये हेड ऑफिस के पास assets and liabilities है जो कि किसी सेगमेंट ने शो नहीं किए. अच्छा, हम पहली बात करते हैं. Identify which of above segments will be classified as reportable segments of FST. Criteria number 1. What is criteria number 1? Is 10% of इंटरसेगमेंटल एंड एक्सटर्नल सेल्स. जो आपको सेल्स गिवन है 1969, 238, ये सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स है या इसमें इंटरनल रेवेन्यू भी शामिल है? इंटरनल रेवेन्यू भी शामिल है, खुद ही नीचे इसने लिखा है. इन सबको प्लस करें, पांचों सेगमेंट्स के रेवेन्यू को प्लस करें. थ्री और हम लेंगे इसका 10%. $300.6. क्या इनमें से किसी सेगमेंट का रेवेन्यू 300.6 से ज्यादा है? यस. स्पिनिंग, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे स्पिनिंग बन गया रिपोर्टेबल सेगमेंट. सही. अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 10% ऑफ प्रॉफिट ओनली और लॉस ओनली. क्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो क्या कोई सेगमेंट ऐसा है जो लॉस करता दिखाई दे? मिसाल स्पिनिंग का जीपी है 1211 माइनस 69, लॉस में तो नहीं जाएगा. 129 माइनस 63, लॉस में तो नहीं जाएगा. 53 माइनस 25, 29 माइनस 18, 34 माइनस 13. सही है. अगर आप पेंसिल से इसके बराबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखते जाए तो आसानी हो जाएगी. 1211 माइनस 69, लिख दे 1142. वीविंग 129 माइनस 63, 66 लिख दे. 53 माइनस 25, 28. 29 minus 18, 11. 34 minus 13, 22. सबको प्लस करें. $1268. ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय सेगमेंट्स. मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई प्रॉफिट और लॉस में जाएगा. अभी हेड ऑफिस के खर्चे कटेंगे इसमें से, या मे बी और कोई इंटर कंपनी प्रॉफिट्स भी हों जो कि 25% और 20% है, क्योंकि हम इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट को भी रिवर्स करते हैं, इंट्रा ग्रुप सेल्स को भी रिवर्स करते हैं, इंट्रा ग्रुप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी रिवर्स करते हैं. लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो हर सेगमेंट ने अपने अपने स्टेटमेंट में दिखाया है. इसका 10% कितना बन रहा है? 126.8. क्या किसी सेगमेंट का रेवेन्यू प्रॉफिट 126.8 से ज्यादा है? किसका?
वीविंग का भी ज्यादा है। वीविंग का कितना है? 129 माइनस 63 था ना, तो 126 से ऊपर कैसे आएगा? कोई नहीं आ रहा, तो स्पिनिंग तो पहले ही बाहर है। चले, प्रॉफिट के बेसिस पे फिलहाल और कोई बाहर नहीं आ रहा। तीसरा क्राइटेरिया, % ऑफ एसेट्स यानी कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। इसमें हेड ऑफिस के एसेट्स प्लस नहीं करने हैं। $1601 इसका 10% 160.1 है। कोई मुजाहिद? स्पिनिंग बाहर है, वीविंग बाहर है, बस यानी एक्स्ट्रा वीविंग आया बाहर। क्या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया है? 75%। चेक कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। अब तक आपके पास रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन बना है? स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग का एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है? वैसे है 1969, लेकिन नीचे जो बताए गए हैं उसमें क्या स्पिनिंग भी बेच रहा है? नहीं बेच रहा, तो इसका टोटली रेवेन्यू एक्सटर्नल है 19। अच्छा, दूसरा बाहर कौन आया है? वीविंग। वीविंग का जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है वो 238 है, लेकिन वीविंग इंटर कंपनी सेल्स भी कर रहा है 30 की, तो ये क्या 238 माइनस 30, इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू है 208। टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल कितना है? 2177। इसको हम कंपेयर करेंगे अगेंस्ट टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। आपने तमाम रेवेन्यूज प्लस किए थे, जिसका आपने मुझे जवाब दिया था 3006। इसमें से हम हटा देते हैं इंटर सेगमेंटल रेवेन्यूज। पहला वीविंग ने किया था 30 मिलियन का, और दूसरा डाइंग ने किया था 12 मिलियन का। अगर परसेंटेज में देखा जाए 73 पॉइंट, क्या हमें मुतमईन होकर बैठ जाना है? नहीं, हमें किसी ऐसे सेगमेंट जिसका रेवेन्यू 10% के करीब हो उसको बाहर निकालना है। अब प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं निकालना, अब एसेट्स के बेसिस पे नहीं निकालना, अब रेवेन्यू के बेसिस पे निकालना है। सही है। अब देखते हैं कि बाकी में से स्पिनिंग एंड वीविंग के अलावा किसका रेवेन्यू क्लोज है? गारमेंट्स का। सही है,
क्योंकि उसका है 250 डाइंग का, फिर इसमें इंटरनल भी है 12 मिलियन का। होम टेक्सटाइल 272 है और गारमेंट्स 277 है। तो गारमेंट्स वैसे तो बाहर नहीं आता था, करेक्ट। सो गारमेंट्स रिपोर्ट कितना परसेंट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 2964 9.3% ऑफ external revenue. So this will also be reported to complete 75% of external revenue threshold. तो पार्ट ए के आखिर में आप बताएंगे दैट डाइंग स्पिनिंग, वीविंग एंड गारमेंट्स आर द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, और बाकी जो दो रह गए डाइंग एंड होम टेक्सटाइल विल बी अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स या ऑल अदर सेगमेंट्स करके। इसके बैक में मैंने कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन 2, 3 और एक क्वेश्चन AFR का है। आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ट्राई लेवल बेस्ट कि इसको जितना बेहतर आप इसको फॉर्मल कर सकें, राइट, सही है, क्योंकि दिमाग में तो ये चीज आसान है लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। तो बेहतर अप्रोच यही होती है कि आप ऐसे रिक्वायरमेंट्स बनाएं, उसका 10% निकालें और फिर उसके आगे लिख दें कि रिपोर्टेबल कौन बन रहा है। तो आप सिर्फ इतना इन चारों क्वेश्चंस का करके आ जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। तो उसके बाद जो डिस्क्लोजर्स होंगे और रिकंसिलिएशन होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।